में जो जंग चल रही है, इससे दुनिया भर में स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान वॉर से बड़े संकट में इस वक्त दुनिया है। हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी की बड़ी चेतावनी अब सामने आई है और ये कहा गया है अगस्त महीने तक तेल कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी, यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल होगा और हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद भी हालात नॉर्मल नहीं होंगे। यानी कि ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल जाए तो स्थिति पहले से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अब जो ये दावा अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी की ओर से किया गया है, जिसमें ये कहा गया कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल भी दिया जाता है, इसके बावजूद भी स्थिति बहुत जल्द सुधर जाएगी, ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल जबरदस्त तरीके से आया और पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। और यही वजह है कि कई देशों में हालात बहुत ज्यादा कच्चे तेल को लेकर खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल की सप्लाई बंद और इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। अजय जांडियल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अबू धाबी की एक बड़ी कंपनी जिनके द्वारा ये कहा गया है कि हालात सुधरने वाले नहीं और अगस्त तक तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद भी सामान्य स्थिति नजर नहीं आने वाली है। किस तरीके से इस चेतावनी को देखा जाए? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रुकने के बाद शॉर्टेज कई देशों में हुआ है और अगर आप देखें तो हर जगह पर इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो ये बड़ी जल्दी सुधरेगी नहीं। और इस कंपनी की चेतावनी ये बताती है कि आने वाले दिनों में कच्चे ना सिर्फ जो है तेल की सप्लाई में अभी भी इतनी जल्दी बेहतरी नहीं होगी, बल्कि कच्चे तेल का भाव जो है वो बढ़ेंगे। क्योंकि जब ईरान ने हमले किए थे या अमेरिका ने हमले किए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो रिफाइनरीज हैं या फिर वो लोकेशन है जहां पर तेल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है कच्चे तेल का, वो लोकेशंस को टारगेट किया गया था। तो यकीनन वो चीजें जो हैं वो असर डालेंगी। दूसरी चीज कि अभी हालात वैसे बनते दिख नहीं रहे हैं जिससे ये कहा जी। जाए कि अब चीजें जो है वो सीज फायर का जो असर है वो दिखेगा और शांति बरकरार होने वाली है। क्योंकि बीती रात आप देखें, ईरान ने फिर कुवैत की कई लोकेशन पर जो अमेरिकन बेसिस थे वहां पे टारगेट किया है। तो इसके बाद अब अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई देगा। तो ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अगर सुधर जाए, अगर जंग खत्म हो जाए, सीज फायर के बाद टॉक्स जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद शांति, कम से कम शांति की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि कच्चे तेल और बाकी चीजों को लेकर बड़ी जल्दी चीजें बेहतर नहीं होंगी, मगर अगर ये चीजें कब होंगी, जब जंग रुकेगी। कुवैत पे जो हमले हुए हैं उसके बाद आप देखें तो अमेरिका फिर से एक्शन करेगा, अमेरिका फिर वापस रिटेलिएशन करेगा, इस चीज की पूरी आशंका बनी हुई है। और अब देखिए, क्योंकि तेल को लेकर पहले से ही अजय दुनिया में स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है और अभी अमेरिका की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से नाकेबंदी की गई है, तेल टैंकर पर हमले किए गए हैं और अभी इससे पहले हमने खबर दिखाई थी कि ईरानी तेल टैंकर पर हमले किए गए हैं। और अगर तेल टैंकर पर हमले होते हैं तो उसके बाद तो हालात बहुत ज्यादा बदतर हो जाएंगे। क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब किसी भी तरीके से संभावना इस बात की बन रही है कि दोनों देश ये समझदारी दिखाएंगे कि बातचीत के जरिए कोई ना कोई समाधान निकाला जाए? क्योंकि बाकी देशों की स्थिति इन दोनों देशों के जंग के बीच खराब होती हुई नजर आ रही है। अजय, देखिए, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अभी परिस्थितियां बिल्कुल वैसी बनी हुई हैं कि अभी चीजें बड़ी जल्दी बेहतर हों उम्मीद नहीं की जा सकती। खासतौर पे जो हालात इस वक्त हैं जिसमें जो ऑयल कंटेनर शिप्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, मालवाहक जो समुद्री जहाज है उनको टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो अमेरिका कर रहा है या फिर ईरान कर रहा है। दोनों ही तरफ से ये चीजें हो रही हैं, तो यकीनन ये जो परिस्थितियां हैं काफी चिंताजनक बनी हुई हैं। और अगर आप देखें इसके फ्यूचर जो इम्प्लीकेशन अगर आप देखें तो इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि अभी बातचीत जो है वो डिरेल होगी, वो भी एक बड़ा सवाल है। मगर उसके साथ साथ इस चीज की चिंता बनी हुई है कि आखिरकार ये बातचीत डिरेल हुई तो फिर क्या ये सिर्फ जो जंग है वो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच की है, या फिर उसके बाद बाकी देश भी इसमें शामिल हो जाते हैं? क्योंकि कुवैत की बात करें, दुबई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, यूएई की बात करें, ओमान की बात करें, ये वो देश हैं जो इस पूरे मिडल ईस्ट के में आते हैं। तो मिडल ईस्ट की कंट्रीज में जब कुवैत को, यूएई को, दुबई को टारगेट किया जाएगा तो क्या वो भी रिटेलिएट करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है।
और ऐसे में अजय, क्योंकि देखिए ये माना जा रहा था कि ईरान जो है खाड़ी देशों पर हमले नहीं करेगा, लेकिन बहरीन और कुवैत पर जब हमले शुरू हुए तो कहीं ना कहीं देखिए इस बात की संभावना तो है और असर दिखना शुरू हो गया है। अमेरिका की ओर से तेल टैंकरों पर हमले शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये बताइए क्या क्या, क्योंकि देखिए एक लंबा वक्त बीतता जा रहा है, दोनों देश कोई एक आपसी सहमति पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है कि बातचीत को लेकर जब कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा है कि बातचीत को लेकर कोई भी संभावना इस वक्त बनती हुई नजर आ रही? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे लेकर ईरान और अमेरिका आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं? कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस वजह से बातचीत को लेकर कोई भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है? देखिए पुनीता, सबसे बड़ी जो चीज समझने की यहाँ है वो ये है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, बातचीत की जो बात हो रही है, उस बीच अमेरिका जो लगातार जंग की धमकियां दे रहा है, ईरान को खत्म करने की धमकियां दे रहा है, उसके बाद ईरान का रिटेलिएशन होता है। मगर ईरान जो है अमेरिका तक नहीं पहुंच पाएगा हमले करने के लिए। ऐसे में ईरान की तरफ से भी एक वार्निंग शॉट कहा जाए या फिर जवाब कहा जाए कि अमेरिका धमकी देता है तो उसको जवाब जो देने के लिए ईरान भी उसी तरह से एक्शन कर रहा है। ईरान जानता है कि वो वहां नहीं पहुंच पाएगा अमेरिका में की स्टेट्स को टारगेट करने के लिए, तो उसके पास दो तीन जो चीजें हैं वो है अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं। दूसरी चीज जो आती है वो है इजराइल, और उसके बाद अगर कोई चीज बचती है तो वो देश जो अमेरिका के समर्थक है। ऐसे में उन्हीं को टारगेट करके ईरान अपनी जो खींच है या अपना जो गुस्सा है उसको दर्शाने की कोशिश कर रहा है। मगर अब सवाल यही उठता है कि अगर ये चीजें एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये बीच में चलता रहेगा, तो इससे कहीं ना कहीं एक चीज शंका बन जाती है कि ये जंग जो है बड़ी जल्दी खत्म नहीं होगी, और अगर ये बातचीत टूटी तो फिर उसके मायने जो है वो बहुत अलग होंगे, बहुत विनाशकारी ये हो सकती है। और दूसरी तरफ देखिए अजय, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ बातचीत को लेकर यहां पर कदम बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं और फटकार भी, चेतावनी भी कई बार लगा चुके हैं कि अगर अब ईरान नहीं मानता है शर्तों को तो इसके बाद बड़े हमले किए जाएंगे। लेकिन उम्मीद इस बात की थी कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, सीज फायर को लेकर एक बार फिर से सहमति बनेगी, लेकिन बातचीत बार बार हो रही है। दोनों देश बातचीत को लेकर ये माना जा रहा है कि आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सहमति नहीं बन रही तो क्या मुख्य कारण परमाणु कार्यक्रम ही माना जाए या फिर कोई और वजह भी हो सकती है जो ईरान सहमत नजर नहीं आ रहा है अमेरिका के साथ? देखिए, अमेरिका का वन पॉइंट एजेंडा है कि वो किसी भी सूरत में परमाणु परीक्षण या फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो ईरान को नहीं करने देगा, क्योंकि उसके मायने अमेरिका जानता है कि वो देश जो इस वक्त जंग में अमेरिका के साथ भिड़ रहा है, वो देश जो इजराइल के सामने जो है भिड़ रहा है, कल को अगर उसके पास परमाणु हथियार होंगे तो वो उससे पीछे नहीं रहेगा कि वो उसको इस्तेमाल करे। तो यही वजह है कि अमेरिका कभी भी इस चीज को नहीं मानेगा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को नहीं करने देगा। आप देखिए आने वाले समय में अगर ये जंग शांत भी हो जाती है तो ईरान पर जो सैंक्शंस लगने वाली हैं वो ना सिर्फ न्यूक्लियर को लेकर होंगी बल्कि लॉन्ग रेंज मिसाइल को भी लेकर सैंक्शंस लगेंगी। उसके साइंटिस्ट जो पिछले कई सालों से काम कर रहे थे उनको पहले ही टारगेट किया गया है। तो ऐसे में अमेरिका इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि उसे भविष्य में कोई खतरा ना हो। और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति जो किसी भी चीज में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, यानी कि उनकी स्टेटमेंट्स कभी भी कुछ भी आती हैं वो सीधे कह देते हैं, उनके लिए दोस्त या दुश्मन में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वो एक दिन प्रधानमंत्री मोदी को अपना पक्का दोस्त बोलेंगे तो दूसरे दिन पाकिस्तान को दोस्त बोलेंगे, एक दिन वो पाकिस्तान को टेरर स्टेट बोलेंगे और दूसरे दिन कुछ और बोलेंगे। तो ऐसे में अमेरिका में ट्रंप का होना और ट्रंप की जो शासन है उस शासन में वो कभी भी इस चीज को नहीं करने देंगे कि जो ईरान है उसके पास न्यूक्लियर हथियार हो और वो न्यूक्लियर हथियार भविष्य में किसी भी तरह से अमेरिका के लिए खतरा बने। अगर आप देखें अमेरिका में इस वक्त ट्रंप जो कर रहे हैं वो अपने लोगों के को जस्टिफाई करने की कोशिश साथ साथ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो अमेरिका को कल को खतरा हो सकता है, वो अपने लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप देखें उन्होंने जो फैसले लिए बाहरी लोगों को बाहर निकालने के, वीजा में बदलाव लाने के,
या फिर बाकी चीजों के लिए, वो सब चीजें, जॉब्स को लेकर जो उन्होंने फैसले लिए, वो तमाम चीजें वो है जो उनको पता है कि उनकी जो अपनी पॉलिटिक्स है उसमें वो उन्हें सूट करती हैं। तो इसलिए ट्रंप इस तरह के फैसले लेने के लिए माहिर हैं और इस तरह की बयानबाजियां करने के लिए माहिर हैं। और ये पेच फंसा हुआ है लेबनान एक बड़ी और वजह है, क्योंकि ईरान का कहना है कि बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक लेबनान पर भी जो है वो निशाना बनाने का सिलसिला रुकेगा नहीं। वहीं इजराइल जो है लेबनान को, हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेगा, वो उसमें लगा हुआ है। और तो ऐसे में ये बातचीत अभी लंबी खिंचेगी। जो परिस्थिति इस वक्त आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ईरान झुकने के लिए तैयार है नहीं, अमेरिका ये चाहता है कि ईरान झुक जाए, और ऐसे में तो ये संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है कि आगे वर्ल्ड वॉर 3 क्या ऐसी भी स्थिति हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए ईरान अगर रुकता नहीं है, झुकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके समर्थन में हो सकता है कि चीन भी आ जाए, रूस भी आ जाए। हालांकि अब तक बैकडोर सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन फ्रंट डोर पर क्या सपोर्ट मिलता हुआ अब नजर आएगा ईरान के साथ क्या चीन और रूस आएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या ये माना जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बन सकती है आगे आने वाले दिनों में? देखिए, चीन इस मामले में बड़ा शातिर है। चीन जानता है कि अगर वो इस वक्त युद्ध में कूदता है तो उसकी जो सुपरमेसी दुनिया में जो राज करने की एक उसकी सोच है या उसका प्लान है, वो उस पर चूक जाएगा। क्योंकि जो भी देश इस वक्त जंग में है, वो देश जो है वो यकीनन कमजोर होते जाएंगे। अमेरिका अगर 2 महीने के लिए जंग में था तो उसका असर उसकी इकोनॉमी पे और बाकी चीजों पे पड़ता है। और दूसरी अहम चीज ये हो जाती है कि अमेरिका का जो खौफ अभी तक अमेरिका बना रहा था ईरान पर, वो उसमें कमी आई है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि चंद घंटों का खेल है, मगर वैसा हो नहीं पाया। इसीलिए अगर आप देखें, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, रूस पहले से जंग में है, ऐसे में रूस को फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसे जंग में आगे और बढ़ना पड़े। मगर चीन अभी तक अगर आप देखें तो कई सालों से उसने जंग नहीं लड़ी है। ऐसे में वो नहीं चाहता कि उसकी जो उसके पत्ते वो खोले, उसके पास क्या वेपनरी है, क्या सिस्टम है, किस तरह से क्या वो कर सकता है। क्योंकि जब आप किसी को डराते हैं तो डराकर अजय, मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। कुल मिलाकर देखिए जो यहाँ पर स्थिति बन रही है, ऐसे माना जा रहा है कि हालात आने वाले दिनों में और बदतर होते